हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बात किया अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है? आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। सबसे पहला, व्हाट इज़ सीओपीडी? सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को सांस की नली में एज वेल एज सांस लेने की जो थैली रहती है, जिसको एल्वियोलाई बोलता है, दोनों में बीमारी होती है। अस्थमा से ये बीमारी कैसे अलग है? अस्थमा में सिर्फ सांस की नली पे सूजन आती है और अस्थमा में पेशेंट की कंडीशन कभी ज़्यादा सीरियस लंबे टाइम पे नहीं होती है। लेकिन सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कि वो कंटिन्यूसली पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। अस्थमा में पेशेंट कंटिन्यूसली स्टेबल रहते हैं, हाँ अप डाउन रहेगी, लेकिन अस्थमा में पेशेंट लॉन्ग टर्म पे भी अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं। सीओपीडी में पेशेंट की हेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार ख़राब होती है। सीओपीडी में होता क्या है? सीओपीडी में दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, उसके हिसाब से ही सीओपीडी को आइदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वेरिएंट सीओपीडी या फिर एम्फाइजेमेटस वेरिएंट सीओपीडी कहा जाता है। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है सीओपीडी में, ये एक टाइप में पेशेंट को क्या होता है, सांस की नली पे सूजन ज़्यादा होती है और बलगम बनने की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए ये पेशेंट को खांसी में बलगम ज़्यादा निकलता है और बार बार बलगम की तकलीफ रहती है। जो एम्फाइजेमेटस सीओपीडी है, उसमें सांस की जो थैली रहती है उसकी दीवार यानी एल्वियोलाई की दीवार ब्रेक होने लगती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होना डिस्टर्ब होने लगती है और पेशेंट को थोड़ा सा भी चलेंगे तो सांस लेने में तकलीफ होती है। दोनों टाइप के पेशेंट को जब खांसी करने के लिए बोलेंगे तो ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट की खांसी बलगम वाली रहेगी, एम्फाइजेमा में सूखी खांसी रहती है। सीओपीडी होता क्यों है? एक टाइम था जब सीओपीडी 10 में से 8 पेशेंट स्मोकिंग के कारण होते थे, लेकिन अभी जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अभी 10 में से 6 पेशेंट स्मोकिंग रिलेटेड रहते हैं और 4 पेशेंट नॉन स्मोकिंग रिलेटेड रहते हैं। दो टाइप रहते हैं सीओपीडी होने के कारण, दो रहते हैं। एक स्मोकिंग, जिसमें जो धुआं अंदर जाता है और सांस की नली को डैमेज करता है और सांस की जो थैली एल्वियोलाई है उसको ब्रेकेज करने लगता है। और दूसरा होता है नॉन स्मोकर सीओपीडी, जिसमें मेजर रीज़न होते हैं पॉल्यूशन, आउटडोर पॉल्यूशन, और दूसरा होता है इंडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन यानी बायोमास फ्यूम्स, यानी जो गोबर वगैरह घर में जलाते हैं उसका धुआं, अगरबत्ती का धुआं, ये सब। और कई बार केमिकल्स, कई सारे पेशेंट जो रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के आजू बाजू रहते हैं या फिर कोई केमिकल रिलेटेड वर्क करते हैं, तो वो धुआं अंदर जाने से सीओपीडी की बीमारी हो सकती है। सीओपीडी के लक्षण क्या है? क्या आपको सीओपीडी भी है? 4 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं सीओपीडी के पेशेंट्स के। सबसे पहला होता है क्रोनिक कफ, यानी लंबे समय की खांसी। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी रहती है तो उसको क्रोनिक कफ बोला जाता है। दूसरा जो रहता है वो एक्सपेक्टोरेशन, यानी बलगम निकलना, खांसी के साथ थूक निकलना। प्राइमरली सुबह में एक बलगम ज़्यादा निकलता है। तीसरा जो प्रॉब्लम रहता है वो सांस लेने में तकलीफ, यानी पहले पेशेंट को जब चलेंगे बहुत तब सांस लेने में तकलीफ होगी, धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ने के बाद बैठे बैठे भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना चालू होती है। चौथा जो प्रेजेंटेशन होता है व्हीजिंग, यानी ये पेशेंट जब सांस लेते तब इस तरीके से आवाज़ आना चालू हो जाता है। और कुछ पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस या चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी होती है। ये 5 प्रॉब्लम्स सीओपीडी वाले पेशेंट को हो सकती है। लंबे समय की खांसी है तो ये सीओपीडी है, अस्थमा है या सिर्फ कॉमन कफ है? सीओपीडी को डायग्नोज करने के लिए बेसिकली सबसे पहला पेशेंट की डिटेल में हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। फिर डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, चेस्ट में क्या आवाज़ आ रही है वो चेक करते हैं, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें सांस की नली पे कितनी सूजन है वो सीवियरिटी पता चलती है। पेशेंट जब मशीन में ब्लो करेगा जोर से तो एक कर्व बन के आता है पीएफटी का, जिसके ऊपर से पेशेंट को सीओपीडी की बीमारी कितनी गंभीर है वो मालूम होता है और उसके हिसाब से दवाई का डोज भी प्लान किया जा सकता है। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कभी कभार डॉक्टर एक्सरे, चेस्ट या फिर सीटी स्कैन करके भी सीओपीडी की बीमारी का निदान करते हैं। रोल ऑफ पीएफटी इन सीओपीडी। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीओपीडी या अस्थमा वाले पेशेंट के लिए होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट सबसे पहले होता है बीमारी डायग्नोज करने के लिए, यानी कि ये सीओपीडी है, अस्थमा है, कौन सी बीमारी है वो जानने के लिए ये टेस्ट होता है पहला। दूसरा, ये टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर से बीमारी की गंभीरता कितनी है, सामान्य गंभीर है या बहुत ज़्यादा एडवांस डिजीज़ है, वो सीवियरिटी मालूम होती है। थर्ड, ये टेस्ट के थ्रू हम पेशेंट का कंप्लायंस और इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है वो भी चेक करते हैं। जब पेशेंट को हमने 3 मंथ 6 मंथ मेडिसिन दी, उसके बाद वापस पीएफटी किया, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में पहले से इम्प्रूवमेंट अच्छा दिख रहा है, तो वो हम उससे मालूम कर सकते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट से पेशेंट को फ़र्क पड़ सकता है। तो ये एक पीएफटी टेस्ट है
जिसके 3 इम्पोर्टेंट रोल होते हैं बीमारी को जानने के लिए, बीमारी का गंभीरता जानने के लिए और उसकी मेडिसिन को इफेक्ट कितनी आ रही है उसका जानने के लिए। COPD को ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है स्मोकिंग सीजेशन, यानी धूम्रपान छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट पेशेंट को होती है। दूसरा होता है मेडिसिन्स। मेडिसिन में बेसिकली 2 टाइप की मेडिसिन्स रहती है। एक होती है जो सांस की नली की सूजन कम करती है और दूसरी होती है जो बलगम बनना जो चालू हुआ है वो बलगम बनने की प्रोसेस को स्लो कर देती है। तीसरा जो उसकी ट्रीटमेंट रहती है इन्हेलर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, यानी डिफरेंट 3 टाइप के इन्हेलर्स रहते हैं, पंप, एक कैप्सूल रखने वाला इन्हेलर और तीसरा होता है नेबुलाइजर मशीन। ये 3 ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर पेशेंट को इसके बाद भी बीमारी बढ़ती जाती है तो आगे जाके पेशेंट को ऑक्सीजन थेरापी घर पे लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और इसके बाद बढ़ने पे बाईपेप या सीपेप सपोर्ट की घर पे ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको लंबे टाइम से COPD है और दवाई लेने के बाद, इन्हेलर लेने के बाद भी वो बीमारी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें रहेगी। पहला सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेगुलर मेडिसिन लेना और डॉक्टर से फॉलोअप करना। कई बार पेशेंट मेडिसिन लेने के बाद अच्छे हो जाते हैं तो मेडिसिन बंद कर देते हैं, उसकी वजह से तकलीफ बार बार होती रहती है। एक रेगुलर मेडिसिन COPD वाले पेशेंट्स को चालू रखनी चाहिए ताकि वो आपकी लंग्स की कंडीशन आगे जाके डिटोरिएट ना हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा स्मोकिंग सीजेशन। स्मोकिंग छोड़ना पॉसिबल है, उसके लिए कई सारी सपोर्टिव मेडिसिन भी रहती है, निकोटीन गम्स रहती है, जिससे कि आपको धूम्रपान आसानी से छोड़ सकते हैं। अगर आपको उसको छोड़ना है तो डॉक्टर से डेफिनेटली आपकी एडवाइस लीजिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, यानी कि कसरत कुछ ऐसी करना जिससे कि फेफड़े की कैपेसिटी आपकी बढ़ा सके। COPD के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप बताइए और आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट्स लिख के दीजिए। एट द सेम टाइम ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आपके अगर किसी भी रिलेटिव को COPD रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।